हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंदर दोस्तों हम डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट एंड क्या है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन 5 संस्थाओं का आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं और देखने वाले हैं ये किस तरह से हमारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और देखेंगे कि कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं दोस्तों, इनके क्या फीचर है, इनके क्या कार्य हैं और इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो है मैंने अपने हैंड रिटन नोट से ही बनाया है, जो कि थोड़ा सा क्या है एग्जॉस्टिव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों डब्ल्यूटीओ के बारे में और देखेंगे इसके अंदर हमें कौन कौन सी प्रमुख चीज़ें देखने को मिलेगी। सो दोस्तों डब्ल्यूटीओ क्या है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच देखने को मिलेगा। डब्ल्यूटीओ क्या है दोस्तों, एक अंतर सरकारी मंच है। क्या दोस्तों हमें याद रखना है, डब्ल्यूटीओ एक अंतर सरकारी मंच हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शाख है। ठीक है, तो दोस्तों डब्ल्यूटीओ क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। अब दोस्तों इसकी संरचना हम देखेंगे। इसकी संरचना में हमें क्या है दोस्तों, विशेष रूप से तीन देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या है दोस्तों, एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड देखने को मिलेगा, इसके अंदर एक जनरल काउंसिल देखने को मिलेगी और एक हमें डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों डब्ल्यूटीओ की संरचना एक बार फिर से देख लीजिएगा। डब्ल्यूटीओ है, इसके अंदर 3 प्रमुख निकाय हमें देखने को मिलेंगे। पहला निकाय क्या है दोस्तों, पहला निकाय है दोस्तों ये हमारा ट्रेड पॉलिसी एंड रिव्यू बोर्ड। क्या है दोस्तों, ट्रेड पॉलिसी एंड रिव्यू बोर्ड। दूसरा बात करेंगे हम जनरल काउंसिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है दोस्तों डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। क्या दोस्तों, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। यदि बात करें दोस्तों जनरल काउंसिल की, तो जनरल काउंसिल क्या है दोस्तों, प्रति 2 वर्ष में इसकी मीटिंग होती है। तो डब्ल्यूटीओ की जो जनरल काउंसिल है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, हर 2 साल में इनकी मीटिंग हमें देखने को मिलती है। और जनरल काउंसिल क्या दोस्तों, एक टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी हमें देखने को मिलेगी। तो जनरल काउंसिल क्या दोस्तों, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये फैक्ट हमें याद रखना है। और जनरल काउंसिल क्या है दोस्तों, हर 2 साल में इसकी मीटिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी और कमिटीज़ हमें देखने को मिलेगी जनरल काउंसिल की। तो दोस्तों इसकी कुछ प्रमुख कमिटियां हैं जो कि हमें ऊपरी तौर से पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस इनका नाम याद कर लेंगे, जैसे कि कमिटीज़ और वर्किंग ग्रुप। तो दोस्तों पहली क्या है दोस्तों, कमिटीज़ एंड वर्किंग ग्रुप हमें देखने को मिलेगा। दूसरा है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। तो दोस्तों सामान, जितनी भी हमारी जो गुड्स हैं उनके अंदर किस तरह का ट्रेड होगा, उसके लिए काउंसिल बनाई गई है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज। तो दोस्तों सर्विसेज के लिए क्या है, एक अलग काउंसिल देखने को मिलेगी। और एक मिलेगी काउंसिल फॉर ट्रिम्स, मतलब ट्रेड रिलेटेड हमें देखने को मिलेगा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ठीक है, तो ये निवेश के संबंध में हमें एक काउंसिल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों 5 हमें याद रखनी है। और एक और है दोस्तों ट्रेड निगोसिएशन कमेटी। तो ट्रेड के अंदर जितना भी हम नेगोशिएट करेंगे, जितना भी हम आपसी साझेदारी बहस करके दोस्तों नेगोशिएट करेंगे, उसके लिए भी एक कमेटी हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। डब्ल्यूटीओ क्या है, डब्ल्यूटीओ के अंदर दोस्तों हमें 3 बॉडी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर जनरल काउंसिल हमें क्या दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बॉडी हमें देखने को मिलेगी। यदि बात करें जनरल काउंसिल के अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है हर 2 साल के अंदर। और ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ही क्या दोस्तों, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी हमें देखने को मिलेगी जनरल काउंसिल। ठीक है, इसके अंदर कुछ कमेटी हैं, जैसे कमिटीज़ ऑन वर्किंग ग्रुप, ठीक है, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, है ना, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, काउंसिल फॉर ट्रिम्स एंड ट्रेड नेगोशिएशन कमिटीज़। तो ये दोस्तों हमें याद रखनी है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड। तो दोस्तों इसके अंदर जितनी भी हमारी ट्रेड की पॉलिसी है उसका रिव्यू करने के लिए एक बोर्ड गठित किया गया है, कि जितनी भी हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज है हमारे सदस्यों के द्वारा वो किस तरह से संचालित की जा रही है, किस तरह से उसका रिव्यू करके हमें और सुधार करना है। तो ये दोस्तों क्या है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। क्या है दोस्तों, एक हमें देखने को मिलेगी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अब डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का क्या है दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं डब्ल्यूटीओ में ट्रेड को रिलेटेड, तो यहाँ पर दोस्तों विवादों का निपटारा किया जाता है। सो दोस्तों हम न्यूज़ में पढ़ते भी रहते हैं कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में क्या है दोस्तों, अमेरिका क्या है उसके अंदर जजों की नियुक्ति या फिर सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने दे रहा है, जिसके कारण क्या दोस्तों डब्ल्यूटीओ क्या है, एक अप्रासंगिक निकाय बनते जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी के अंदर थोड़ा सा और आगे बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा डब्ल्यूटीओ का क्या है दोस्तों, देखते हैं कि कैसे बनी, इसके अंदर क्या प्रमुख हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक डब्ल्यूटीओ की यदि बात करें तो डब्ल्यूटीओ एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये विश्व व्यापार कैसे करेगा,
इसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा। यदि बात करके इसकी स्थापना की तो दोस्तों डब्ल्यूटीओ की स्थापना क्या 1995 में मराकेश समझौते के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो मराकेश समझौता किससे संबंधित है। तो दोस्तों एग्जाम में हमें देखना होगा कि जो मराकेश समझौता है डब्ल्यूटीओ से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि जो डब्ल्यूटीओ सबसे पहले क्या नाम से था। तो दोस्तों डब्ल्यूटीओ पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ इसके नाम से हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों डब्ल्यूटीओ क्या है, गेट से मिलकर बना, ठीक है। पहले GATT था, इसका नाम फिर क्या है डब्ल्यूटीओ हमें देखने को मिलेगा। सदस्यों की यदि बात करें दोस्तों तो इसके अंदर क्या है 164 सदस्य हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और भारत भी दोस्तों क्या है डब्ल्यूटीओ का एक सदस्य हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके प्रमुख कार्य की यदि बात करें दोस्तों तो सदस्य राष्ट्रों में उचित और उदारीकृत व्यापार का नियमन और विकास करना, ठीक है। तो दोस्तों विश्व अर्थव्यवस्था में क्या है दोस्तों, हम सभी क्या है एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं का, ठीक है। तो दोस्तों जो वस्तुओं एवं सेवाओं का जो व्यापार कर रहे हैं तो वो उचित हो, उदारीकृत व्यापार हो, इसका रेगुलेशन और डेवलपमेंट इसका प्रमुख कार्य हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रेगुलेशन और डेवलपमेंट इसका प्रमुख कार्य हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णयकारी संस्था डब्ल्यूटीओ की बात करें दोस्तों, जैसे कि हमने पढ़ा था मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिससे दोस्तों बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, तो हर 2 साल में होती है एक बार, ठीक है। और ये जनरल काउंसिल के अंदर हमें देखने को मिलेगी और ये टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। मुख्य प्रशासनिक निकाय क्या है दोस्तों, जनरल काउंसिल हमें देखने को मिलेगी। डब्ल्यूटीओ से संबंधित कुछ प्रमुख समझौते दोस्तों ये हमें याद रखना है। जैसे पहले यदि बात करें तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये दोस्तों एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर 1994 में हमें देखने को मिलेगा। कब दोस्तों 1994 में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या बात की गई दोस्तों कि जो कृषि व्यापार, कृषि के अंदर जो भी हमारी कृषि वस्तुएं उनके जो व्यापार है उसको उदारीकरण करना है, ठीक है। इससे संबंधित हमें नियम देखने को मिलेंगे। इस समझौते के अनुसार भारत जैसे विकासशील राष्ट्र कुल कृषिगत जीडीपी का केवल क्या है दोस्तों 10% तक ही सब्सिडी के रूप में दे सकते हैं। क्या है दोस्तों, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है वो उनके लिए दोस्तों एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में इस बात की व्यवस्था की गई कि आप अधिक से अधिक 10% तक की अपनी जीडीपी का क्या जो अपनी जीडीपी का 10% तक ही सब्सिडी दे सकते हैं, ठीक है। जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपका बढ़ता हो, ठीक है। लेकिन वर्ष 2013 में क्या दोस्तों एक बाली मिनिस्ट्रियल सम्मेलन में एक पीस क्लास जोड़ा गया। क्या दोस्तों, एक बाली पीस क्लास जोड़ा गया। इसके अंदर क्या दोस्तों इस 10% का जो नियम है इसके अंदर हमें क्या है छूट देखने को मिलेगी, ठीक है। दोस्तों डब्ल्यूटीओ से जो विश्व व्यापार होता है उसके अंदर एक टर्म देखने को मिलेगी एसपीएस। एसपीएस का मतलब होता है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कोई भी यदि आप प्रोडक्ट विश्व अर्थव्यवस्था में या विदेशों को एक्सपोर्ट कर रहे हो, यदि वो स्वच्छता मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं तो उस प्रोडक्ट को क्या दोस्तों वापस आपके देश में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये स्वच्छता संबंधी प्रावधान है और जो खाद्य वस्तुएं के निर्यातों के समय ध्यान रखा जाना जरूरी है। सो दोस्तों जिससे कि हमने कई बार हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं कि यूरोपीय यूनियन ने भारत की लीची को क्या है एसपीएस के मानकों के कारण क्या है दोस्तों वापस पहुंचा दिया। बहुत सारे दोस्तों हमारे जो फल हैं फलों को भी क्या है दोस्तों विकसित राष्ट्रों में क्या रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमें इससे संबंधित एक चीज़ और एक टर्म याद रखनी पड़ेगी जिसका नाम है दोस्तों MRL। इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट। तो दोस्तों मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट क्या होती है दोस्तों, वह लिमिट होती है जिसके अंदर दोस्तों क्या है मैक्सिमम पेस्टिसाइड जो हमें देखने को मिलेंगे उसका रेसिड्यू हो सकता है। मतलब इसको दोस्तों बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्या दोस्तों बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इसके अंतर्गत हमें MRL देखने को मिलेगा। इसमें कहा गया है कि जो हमारे जो खाद्य वस्तु है उसके अंदर कितना अधिक से अधिक आप केमिकल की प्रेजेंस हो सकती है उसको एक निर्धारक हमें देखने को मिलेगा। तो इसको MRL के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डब्ल्यूटीओ से संबंधित एक टर्म देखने को मिलेगी जिससे बोलते हैं ट्रिम्स का इसको भी दोस्तों 1994 में अपनाया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्या दोस्तों ट्रिम्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ठीक है। ये क्या काम करता है दोस्तों, इसके अंदर कुछ प्रावधान हमें देखने को मिलेगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विदेशी निवेशकों को नेशनल ट्रीटमेंट का दर्जा देना होगा। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि यदि हम विदेशी व्यापार कर रहे हैं तो जितने भी विदेशी निवेशक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका का व्यक्ति भारत के अंदर निवेश कर रहा है तो उसको भी आपको जिस तरह से आप भारतीय व्यक्ति को दर्जा देते हैं उसी प्रकार से दोस्तों विदेशी व्यक्ति को भी आपको नेशनल ट्रीटमेंट देना होगा। तो यस, ये एक प्रावधान हमें देखने को मिलेगा ट्रिप्स का, है ना।
ट्रिम्स का, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे आयातों पर क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, मात्रात्मक प्रतिबंधित, इसकी वर्जना की गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि यदि आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी भी प्रकार का, तो आप किसी भी प्रकार का क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन मतलब मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगा सकते। जैसे कि एग्जांपल, कोई देश इस बात का प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि उसके देश में क्या है, कितने व्यक्ति मतलब कितनी मात्रा में, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन की बात कर लेंगे दोस्तों कि मान लो अमेरिका से एप्पल का फ़ोन आ रहा, तो अमेरिका से एप्पल के फ़ोन कितने आयात होंगे, उसकी मात्रा पर क्या है रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, उस और साथ ही साथ क्या है दोस्तों, नॉन टेरिफ बैरियर की बात की गई है। ठीक है, विदेशी निवेशकों पर स्थानीय कच्चे माल और स्थानीय श्रम आदि के प्रयोग को लेकर क्या है दोस्तों, प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों इसमें भी क्या बात की जा रही है कि जो विदेशी निवेशक हैं उनको स्थानीय माल ही खरीदना होगा, स्थानीय लोगों को ही रोजगार देना होगा, इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों क्या है, ये निवेशक की बात कह रही कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दोस्तों कि अमेरिका की एप्पल कंपनी है। अब अमेरिका की एप्पल कंपनी यदि भारत में अपनी फैक्ट्री लगा रही है, तो भारत क्या है, इस चीज़ को फोर्स नहीं करेगा कि आपको स्थानीय कच्चा माल ही खरीदना पड़ेगा, मतलब भारत का जो लोकल रॉ मटेरियल है उसको खरीदना पड़ेगा, और भारत का जो स्थानीय श्रम है मतलब भारत का जो लेबर फोर्स है, भारत की ही लेबर को उपयोग करना पड़ेगा। दोस्तों कुछ टॉप लेवल के लेबर क्या है, अमेरिका जो अमेरिकन व्यक्ति जो भारत के अंदर इंडस्ट्री स्थापित कर रहा है, उसके अंदर जो टॉप लेवल की श्रम शक्ति है वो विदेशों से भी ला सकता है, और साथ के साथ यदि कोई रॉ मटेरियल उसको विदेशों से सस्ता पड़ेगा तो वो क्या है, वहाँ सस्ता माल भी भारत की फैक्ट्री में ला सकता है विदेशों से आयात करके। सो दोस्तों इस पर क्या है, कोई भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगेगा। तो ये भी ट्रिम्स में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या है दोस्तों, इसमें ये भी बात की गई है कि जो आयात निर्यात को लेकर विदेशी निवेशकों पर शर्तें लागू नहीं की जा सकती। तो दोस्तों आया इसका मतलब ये है कि यदि अमेरिका की कोई इंडस्ट्री है और उसने भारत में अपनी स्थापना की है, अब क्या है, भारत ये नहीं कह सकता है कि आप यदि कोई प्रोडक्ट आपने भारत के अंदर रहकर बनाया है तो आप क्या है फलाने देश को ही बेचोगे और फलाने देश को ही आयात या निर्यात करोगे। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रतिबंध भी नहीं लगाया जा सकता। तो ये दोस्तों हमें ट्रिम्स में कुछ प्रमुख प्रावधान देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि डब्ल्यूटीओ में क्या है दोस्तों, हमें ट्रिम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, तो ये दोस्तों हमें डब्ल्यूटीओ के अंदर हमें ट्रिम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों ट्रिप्स के बारे में। अभी हमने ट्रिम्स देखा और ये अब है ट्रिम्स, इसका मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब हम वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार करेंगे तो किसी भी वस्तुओं को बनाने के लिए दोस्तों एक बुद्धि की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का फ़ोन ही की हम बात करेंगे तो एप्पल के फ़ोन में क्या है दोस्तों, उसको स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया गया है, उसको स्पेशल तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है, उसके ऊपर क्या है दोस्तों मेहनत की गई है। तो दोस्तों जब हम कोई भी हमारे प्रोडक्ट की कॉपी नहीं करेगा तो इसके लिए हमें क्या है, ट्रिप्स का प्रावधान हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या है, यह बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित करता है ताकि नवाचार को बढ़ावा मिल सके। और ठीक है, तो दोस्तों क्या है, ये हमें याद रखना है कि जो ट्रिप्स है ये बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित करता है। ठीक है, ताकि इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, इसके अंदर कुछ सात हमें देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रेड सीक्रेट, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर और पेटेंट्स। तो दोस्तों इन सभी के बारे में आप लोगों ने न्यूज़पेपर में और अपनी रेगुलर क्लासेस में पूरा पढ़ लिया होगा। दोस्तों यदि इनको भी यदि डिटेल से समझाने लग जाएंगे तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, तो बस इतना याद रखना दोस्तों, डब्ल्यूटीओ के अंदर हमें ट्रिप्स देखने को मिलेगा। ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कुछ प्रमुख देखने को मिलेंगे, जैसे ट्रेड, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रेड सीक्रेट, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स और पेटेंट। तो ये दोस्तों हमें डब्ल्यूटीओ के अंदर देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे एटीसी के बारे में, तो ये भी दोस्तों डब्ल्यूटीओ के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब है एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। तो दोस्तों एटीसी हमें क्या दोस्तों, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर इस बात की व्यवस्था की गई कि विकसित राष्ट्रों के द्वारा यह वादा किया गया कि उनके द्वारा भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र हैं उनको क्या है, कुछ छूटें प्रदान की जाएगी। ठीक है, मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। मतलब दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो विकासशील देशों के कपड़े हैं क्या है दोस्तों, उनके ऊपर जो आयात शुल्क लगता है उसको कम शुल्क लगाया, लेकिन दोस्तों ये भी बात की गई है कि आपको 10 वर्ष की अवधि में क्या है दोस्तों इसको हटा भी दिया जाएगा। ठीक है,
और दोस्तों ये बात भी की गई है कि यदि 10 वर्ष की अवधि के बाद क्या दोस्तों आपको ट्रिम्स को लागू करना ही होगा। क्या दोस्तों, ये ट्रिम्स को क्या 10 वर्षों की अवधि के बाद लागू करना होगा। अब बात करेंगे TFA। TFA का मतलब होता है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। ये दोस्तों 2014 में अपनाया गया। तो दोस्तों ये पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि TFA ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट किससे संबंधित है। तो ये भी क्या दोस्तों हमारा WTO से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ट्रेड को फैसिलिटेट करना मतलब जो सीमा शुल्क है उसके सरलीकरण की बात की गई है। जो भी हमारे सीमा शुल्क हैं दोस्तों उसके जो नियम है उनमें सरलीकरण की बात की गई है। तो दोस्तों याद रखना हमें, जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है इसके अंदर कहा गया है कि जो सीमा शुल्क है, जो सीमा शुल्क के जितने भी हम नियम बना रहे हैं उसको क्या है दोस्तों सरल करना होगा। इसका उद्देश्य हमें देखने को मिलेगा ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। दोस्तों अब कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे हम WTO से, जैसे कि डंपिंग। डंपिंग क्या होती है दोस्तों, किसी राष्ट्र के द्वारा अन्य राष्ट्र में घरेलू कीमत की तुलना में किसी वस्तु को कम कीमत पर निर्यात करना। कम कीमत पर निर्यात करना उसको डंपिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम चाइना की बात करेंगे कि जो चीन है, चीन के अंदर मान लो दोस्तों कोई खिलौना है, कितना $5 में बन रहा है, कितना $5 में बन रहा है, लेकिन ये विदेशों में क्या है दोस्तों, क्या है $4 पर ही निर्यात कर रहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये जितनी इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके भी कम कीमत पर ये बेच रहा है। ठीक है, तो बिना लाभ के बेच रहा है। इसका मतलब इसका मतलब क्या दोस्तों कि सरकार के द्वारा या तो कंपनी को क्या है बहुत भारी मात्रा में सब्सिडी या छूट दी गई है या फिर अन्य प्रकार के मेजर्स अपना गए। तो ठीक है दोस्तों, इसी को क्या है दोस्तों डंपिंग कहा जाता है। मतलब कुल मिला के दोस्तों ये जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना क्या है बहुत ज़्यादा सस्ते माल पर क्या है विदेशों में क्या है सस्ते माल को डंप कर देता है, तो इसको डंपिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है डंपिंग को WTO में वर्जित किया गया है। तो ये याद रखना दोस्तों, डंपिंग को क्या है WTO में वर्जित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बारे में। क्या है, नेक्स्ट बात करेंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब दोस्तों इसे एंटी डंपिंग टैक्स भी कहते हैं। यदि दोस्तों कोई भी कंट्री क्या है अपने माल को फिनिश्ड प्रोडक्ट को क्या है जो डंप करेगी तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई भी देश क्या है आयातित देश क्या है इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। ठीक है, और दोस्तों ये क्या है इसमें बोला गया है कि जो ऊंचा सीमा शुल्क लगाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यदि बात करें चाइना ने क्या है हाई लेवल पर प्रोडक्शन कर दिया है और वो इंडिया में क्या है डंप कर रहा है अपना माल, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के माध्यम से दोस्तों हाई लेवल का क्या है सीमा शुल्क लगाया जा सकता है इंडिया के बारे में, इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों WTO इसकी परमिशन देता है। क्या दोस्तों, WTO एंटी डंपिंग ड्यूटी की परमिशन देता है। तो WTO में एंटी डंपिंग ड्यूटी की परमिशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब दोस्तों इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये भी दोस्तों क्या है WTO का देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे SSM के बारे में। क्या है SSM दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों हमें WTO से देखने को मिलेगा। इसमें स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म की बात की आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। WTO की दोहा वार्ता 2001 में हुई थी दोस्तों। इसमें भारत की एक मांग थी कि जो कृषि वस्तुएं हैं उनके आयातों के अधिक हो जाने पर उन्हें रोकने की कोई प्रणाली होनी चाहिए। सो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जैसे मान लो सेम कंट्री है, जैसे मान लीजिए दोस्तों अमेरिका है, वहाँ पर एग्रीकल्चर क्या है दोस्तों एक कमर्शियल लेवल पर होता है, लेकिन भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो क्या है दोस्तों जीवन निर्वाह के लिए होता है। इसलिए दोस्तों एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके अंदर विकासशील और विकसित राष्ट्रों में किस तरह से होनी चाहिए, उसमें किस तरह का आयात निर्यात होना चाहिए, उसको लेकर स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म की बात की थी भारत ने। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे नामा के बारे में। क्या है नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो भी नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस का मतलब क्या है दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं रखते उनको किस तरह से मार्केट मिलेगी, किस तरह से मार्केट के अंदर वे प्रवेश करेंगे उसके संबंध में हमें देखने को मिलेगा। तो दोहा वार्ता में क्या दोस्तों औद्योगिक वस्तुएं जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसके व्यापार को क्या है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लिबरलाइज करने की बात की गई है। ठीक है, तो नामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल गुड्स है उसको मार्केट के अंदर बेहतर पहुंच उसके लिए लिबरलाइज नियम की बात करता है हमारा नामा। ठीक है, दोस्तों स्विस फार्मूले की यदि बात करें तो WTO से संबंधित एक हमें फार्मूला मिलेगा स्विस फार्मूला। तो जो भी हमारा नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस के अंतर्गत प्रशुल्क की कटौतियों से संबंधित एक सूत्र देखने को मिलेगा।
इसमें क्या है दोस्तों, विकासशील राष्ट्रों के लिए प्रशुल्क कटौतियों को उच्च स्तरों पर करने की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें बोला गया है कि जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हमारे, उनको जो मार्केट एक्सेस मिलेगी, किस तरह से मार्केट एक्सेस मिलेगी, उसके लिए दोस्तों किस तरह का हमारा प्रशुल्क, मतलब दोस्तों किस तरह के हम टेरिफ लगाएंगे, उसका एक सूत्र हमें देखने को मिलेगा। इससे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, स्विस फार्मूला या स्विस मैकेनिज्म। ठीक है, ये भी दोस्तों हमें डब्ल्यूटीओ से संबंधित देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, डब्ल्यूटीओ का एक और टर्म हमें देखने को मिलेगी, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। क्या दोस्तों, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलेगा। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों की यह मांग कि विकसित राष्ट्र व्यापारिक उदारीकरण में उनके साथ विशेष उदारीकृत व्यवहार करें। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, उनके पास धन भी बहुत ज़्यादा है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स भी बेस्ट क्वालिटी का है, क्योंकि विकासशील राष्ट्र अभी अपनी विकासशील प्रक्रिया में है। सो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के माध्यम से जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके साथ क्या है, एक विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाए, उनके साथ उनके जो प्रोडक्ट हैं उनके साथ क्या दोस्तों, एक विशेष प्रकार की उदारीकृत व्यवस्था को अपनाया जाए। ठीक है, तो ये स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात की गई है। ठीक है, अब दोस्तों डब्ल्यूटीए के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर एक सब्सिडी की व्यवस्था देखने को मिलेगी। क्या है दोस्तों, ये जो सब्सिडी की व्यवस्था है वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी, और ये डब्ल्यूटीओ के संबंध में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों 3 बॉक्स हमें याद रखना होगा, एक तो ग्रीन बॉक्स, एक एम्बर बॉक्स और एक रेड बॉक्स। ठीक है, अब ग्रीन बॉक्स के अंदर बात की जाती है दोस्तों कि इसके अंदर आप है ना सब्सिडी दे सकते हो। अब दोस्तों ग्रीन बॉक्स में जो सब्सिडी दी जाती है वो क्यों, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर में रिसर्च करना है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनानी है, तो इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर आप सब्सिडी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन एम्बर बॉक्स की यदि बात करें दोस्तों, तो एम्बर बॉक्स की यदि बात करें तो इसमें कहा गया है कि उस मात्रा तक ही आप सब्सिडी दे सकते हो जहाँ तक कि ये व्यापार को डिस्टॉर्ट नहीं करता हो। ठीक है, विरूपित नहीं करता हो। तो मतलब इसके अंदर दोस्तों एक लिमिट लगा दी है कि आप उस हद तक ही अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में सब्सिडी दे सकते हो जहाँ तक कि क्या है, हमारा जो व्यापार है उसके अंदर डिस्टॉर्शन नहीं होता हो। और रेड बॉक्स की यदि बात करें तो रेड बॉक्स के अंदर दोस्तों किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जा सकती। तो रेड बॉक्स क्या है दोस्तों, उन सब्सिडियों को मना करता है जिन सब्सिडियों से क्या है दोस्तों, जो विश्व व्यापार है वो क्या है दोस्तों, विरूपित होता हो, डिस्टॉर्ट होता हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अब हमारा वर्ल्ड बैंक, दोस्तों हमारा क्या डब्ल्यूटीओ कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, वित्त को प्रदान करने के लिए हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जो तो आईएमएफ क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरह की होगी उसके संबंध में हमें देखने को मिलेगा। यदि बात करें दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है हमें वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ दोस्तों कितने 190 देश जुड़े हुए हैं। इसका काम क्या है दोस्तों, लेंडिंग कराना। लेंडिंग का मतलब दोस्तों धन मुहैया कराना। इसका मतलब दोस्तों ये कब लेंडिंग कराएगा, जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलित हो गया हो, जब आपके फॉरेक्स रिजर्व पूरी तरीके से घट गए हो और आपकी इकोनॉमी का आर्थिक संकट में पहुंच गई हो। तो दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका का भी जो संकट देखा था हमने, उसमें हमने क्या है, आईएमएफ से लोन की, जिस तरह से जो आईएमएफ ने लोन दिया उसको हमने पूरा देखा है। साथ के साथ दोस्तों पाकिस्तान के अंदर भी क्या है, आईएमएफ लोन देता है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, यदि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका असंतुलित हो गया हो, फॉरेक्स रिजर्व आपके बिल्कुल घट गए हो और आपकी इकोनॉमी क्या है, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही हो, तब दोस्तों क्या है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है दोस्तों, लैंडिंग एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। अब दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है कि किस किस तरह से आईएमएफ अपनी लैंडिंग एक्टिविटी को जारी करता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए कि जो आईएमएफ है किन किन तरीक़ों से क्या है दोस्तों, लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये हमें विशेष रूप से पता होनी चाहिए क्या हमारी जो आईएमएफ है किन किन तरीके से क्या है लोन प्रोवाइड कराती है। सो दोस्तों एग्जांपल है कि एक्सटेंडेड ट्रेडेड फंड फैसिलिटी। तो दोस्तों ये दोस्तों यूपीएससी में ऑलरेडी एग्जाम लेंडिंग के प्रकार किस तरह से लेंडिंग प्रोवाइड कराएगी इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सारे के सारे प्रकार आज हम याद करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उनके नाम पता होने चाहिए। तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, इसे हम ECF बोलते हैं। ठीक है, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट है किससे संबंधित है, तो उसमें एक बार वर्ल्ड बैंक दे दिया था, आईएमएफ दे दिया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, ये दे दिया था। तो दोस्तों क्या है,
रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट क्या है दोस्तों, आईएमएफ का एक टूल है, ठीक है। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ये भी पूछा गया था दोस्तों, ये दोनों को एक ही एमसीक्यू में पूछा गया था, ठीक है। तो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी ये दोस्तों क्या है, आईएमएफ से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉलिसी सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट, पॉलिसी सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है दोस्तों, ये भी हमें आईएमएफ से देखने को मिलेगा। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन या प्रिकॉशनरी लिक्विडिटी लाइन, तो ये भी दोस्तों हमें क्या है, आईएमएफ की एक लेंडिंग टूल हमें देखने को मिलेगा। तो फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन या फिर प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन, ठीक है। स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, तो दोस्तों ये क्या, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी ये लो इनकम देशों को दी जाती है, मतलब जिन देशों की इनकम बहुत ज़्यादा ही कम है तो उसको स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी प्रदान की जाती है, ठीक है। फिर स्टैंड बाय एग्रीमेंट, तो दोस्तों स्टैंड बाय एग्रीमेंट, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी ये भी क्या दोस्तों, आईएमएफ के लेंडिंग टूल हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, क्या दोस्तों, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट ये भी हमें क्या दोस्तों, आईएमएफ के टूल देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार हम रिवाइज करेंगे कि किन किन तरीके से क्या है आईएमएफ क्या है लोन प्रदान करती है, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करेंगे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है दोस्तों, आप रिवाइज करते आना मेरे साथ के साथ। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, पॉलिसी सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट, तो दे दोस्तों इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पॉलिसी सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन या प्रिकॉशनरी लिक्विडिटी लाइन, ठीक है। स्टैंड बाय एग्रीमेंट फैसिलिटी, दोस्तों स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी एंड स्टैंड बाय एग्रीमेंट, ठीक है। ये दोस्तों इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी एंड स्टैंड बाय एग्रीमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट ये भी क्या है दोस्तों, आईएमएफ का एक लेंडिंग टूल हमें देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमें याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं आईएमएफ के बारे में। एक और टूल है दोस्तों जनरल रिसोर्स अकाउंट, तो दोस्तों ये भी एक टूल है आईएमएफ लेंडिंग का, जनरल रिसोर्स अकाउंट, जनरल रिसोर्स अकाउंट, ठीक है दोस्तों। आज हमने क्या है सारे के सारे आईएमएफ के लेंडिंग टूल को देख लिया है। तो उपरोक्त माध्यमों से विश्व स्तर पर वित्त प्रबंधन तथा वित्तीयन की समस्याओं को हल किया जाता है। याद रखना दोस्तों कि जितने भी अभी हमने टूल पढ़े हैं इसके माध्यम से क्या दोस्तों, इसके माध्यम से क्या है आईएमएफ विश्व स्तर पर वित्त का प्रबंधन करती है और वित्तीय फाइनेंस की जो समस्या है उसको हल किया जाता है आईएमएफ के द्वारा। तो ये दोस्तों हमें इम्पोर्टेंट रूप से याद होना चाहिए या इनके बारे में एक बेहतर समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो विश्व के अंदर जो वित्त का प्रबंधन और वित्त की समस्या का हल उपरोक्त टूल के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमें याद रखना है कि जो हमारे आईएमएफ है वो कौन कौन से प्रकाशन जारी करती है। तो आईएमएफ के हमें प्रकाशन पता होना चाहिए कि कौन कौन से पब्लिकेशन आईएमएफ के हैं, कौन से वर्ल्ड बैंक के हैं, कौन से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे आईएमएफ की तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या दोस्तों आईएमएफ के द्वारा निकाला जाता है। फिस्कल मॉनिटर, तो फिस्कल मॉनिटर भी क्या दोस्तों आईएमएफ के द्वारा निकाला जाता है। एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, तो एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा निकाली जाती है। रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट, तो दोस्तों ये दोस्तों हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो सकते थे कि जो रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट है वो किसके द्वारा, तो ये भी दोस्तों आईएमएफ के द्वारा निकाली जाती है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो ये तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगी जो कि निकाली जाती है आईएमएफ के द्वारा, ठीक है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या दोस्तों आईएमएफ के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। और दोस्तों आईएमएफ कुछ पॉलिसी पेपर भी रिलीज करती है और दोस्तों आईएमएफ कुछ डेटा भी निकालती है जैसे करेंसी कंपोजिशन ऑफ ऑफिशियल एक्सचेंज रिजर्व, तो दोस्तों इसके ऊपर एक डेटा भी निकालती है हमारी आईएमएफ, ठीक है। तो कुछ डेटा निकालती है जिसको बोलते हैं करेंसी कंपोजिशन ऑफ ऑफिशियल एक्सचेंज रिजर्व। तो दोस्तों हम सभी को पता होना चाहिए कि जो आईएमएफ है उसके अंदर कुछ करेंसी रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके संबंध में एक डेटा भी निकालती है। तो एक बार दोस्तों हम रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रकाशन आईएमएफ के द्वारा निकाले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं प्रकाशनों को। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट क्या है दोस्तों, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये दोस्तों कुछ प्रमुख रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो के बाद देखना ही नहीं पड़े। आईएमएफ का प्रकाशन
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, क्या दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, रीजनल रिपोर्ट, रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, आईएमएफ की बात करेंगे दोस्तों, तो आईएमएफ क्या दोस्तों, आईएमएफ में 190 देश सदस्य हैं। क्या दोस्तों, हमने पीछे ही पढ़ा कि आईएमएफ के अंदर कितने 190 देश इसके सदस्य हमें देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य पढ़ेंगे दोस्तों कि जो आईएमएफ है इसका प्रमुख उद्देश्य हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका पहला उद्देश्य है सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब सतत समृद्धि और समृद्धता। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगी। तो सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करेगी आईएमएफ और प्रॉस्पेरिटी की बात करेगी। अब ये कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी करेगी, सपोर्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो दोस्तों आईएमएफ क्या है, देशों को उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उनको सपोर्ट प्रदान करती है। प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो दोस्तों क्या है, आईएमएफ क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करने का काम करती है। मॉनेटरी कोऑपरेशन की भी बात करती है दोस्तों, एक मौद्रिक सहयोग देने का काम भी करती है हमारी आईएमएफ, है ना। तो तीन चीज़ें याद रखना पड़ेगा दोस्तों हमें कि जो आईएमएफ किस तरह से सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा सपोर्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब देशों की जो आर्थिक पॉलिसियाँ हैं उनको सपोर्ट करती है। प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो दोस्तों वित्तीय स्थायित्व को प्रमोट करती है। और मॉनेटरी कोऑपरेशन प्रदान करती है। ठीक है, IMF हैज़ दीज थ्री कैपिटल क्रिटिकल मिशन, सॉरी है ना, तो क्रिटिकल, तो IMF के ये तीन क्रिटिकल मिशन है, मॉनेटरी कोऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का सपोर्ट करना, ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं SDR के बारे में कि तो जब भी हम IMF को पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों हमारा जो SDR है वो हमें स्पेशल एक देखने को मिलता है। ठीक है, SDR क्या है दोस्तों, सदस्यों का एक कोटा के आधार पर शक्ति एवं SDR वितरण हमें देखने को मिलेगा। स्पेशल ड्राइंग राइट, तो दोस्तों हमें याद रखना है कि जो भी SDR के अंदर जो स्पेशल ड्राइंग राइट है, सदस्यों का दोस्तों हमें कोटा देखने को मिलेगा। उस कोटा के आधार पर ही सदस्यों की शक्ति का वितरण हमें देखने को मिलेगा। SDR क्या है दोस्तों, तो SDR कोई करेंसी नहीं है। क्या है दोस्तों, स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है, कोई करेंसी नहीं है। नोट अ क्लेम ऑन द IMF, और किसी प्रकार का क्लेम भी नहीं है IMF पर। ठीक है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। तो दोस्तों क्या है, SDR क्या है, एक प्रकार का इंटरनेशनल रिजर्व एसेट हमें देखने को मिलेगा, जो कि 1969 में इसका क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो SDR के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द SDR इज़ इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। तो दोस्तों SDR के बारे में कोई पूछे तो क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित एसेट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पूंजी देखने को मिलेगी। तो क्या है, इंटरनेशनल एसेट हमें देखने को मिलेगा। क्रिएटेड बाय IMF इन 1969 टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व। तो दोस्तों जितनी भी कंट्री हैं उनके जो ऑफिशियल रिजर्व हैं उनको सप्लीमेंट करने के लिए बनाया गया था। तो ये याद रखना दोस्तों, सप्लीमेंटेशन है। SDR क्या है, एक प्रकार का सप्लीमेंटेशन है। किसको, जो भी सदस्य देश है उनके पास जो रिजर्व होता है, उनके पास जो ऑफिशियल रिजर्व होता है उनको सप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ SDR इज़ बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ 5 करेंसी। तो दोस्तों SDR की जो वैल्यू है वो 5 करेंसियों के आधार पर हमें देखने को मिलेगी, जिसके अंदर US डॉलर, यूरोपीय यूनियन का यूरो, चाइनीज़ का रेनमिनबी और जापानीज़ का येन और ब्रिटिश का स्टर्लिंग पाउंड हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमें याद विशेष रूप से होना चाहिए कि जो SDR है उसके अंदर कौन सी 5 करेंसियाँ हैं। US डॉलर है, यूरो है, चाइनीज़ रेनमिनबी है, जापानीज़ येन है, जापान का जो येन है, और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग हमें देखने को मिलेगा। एक बार फिर से दोस्तों रिवाइज कर लीजिए यहीं का यहीं, पाउंड स्टर्ल, US का डॉलर, यूरोप का यूरो, चाइनीज़ का रेनमिनबी और जापान का येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों IMF का फंक्शन हमें क्या देखने को मिलेगा। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ IMF, तो IMF का दोस्तों क्या फंक्शन, अभी ऊपर उद्देश्य पढ़े थे दोस्तों हमने, उसके उद्देश्य क्या थे, फाइनेंशियल कॉपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का सपोर्ट करना। लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शन है, जैसे सर्विलेंस करना। क्या दोस्तों, विश्व अर्थव्यवस्था में किस तरह का मौद्रिक ट्रांसमिशन हो रहा है, किस तरह के लेन देन हो रहा है, उसका सर्विलेंस करना। फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब तकनीकी सहायता प्रदान करना। ठीक है, वित्तीय फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करना। और टेक्निकल असिस्टमेंट, तो टेक्निकल असिस्टमेंट किस तरह का है, टेक्निकल असिस्टेंट
असिस्टेंस प्रदान करना, मतलब तकनीकी और वित्तीय और तकनीकी सहायता देना और निगरानी करना, ये दोस्तों इसके कुछ फंक्शन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आईएमएफ के बारे में दोस्तों हमें पता होना चाहिए। सो दोस्तों अभी हमने क्या है आईएमएफ को भी कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आप वीडियो को क्या है पुनः देखकर इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लगभग ये वीडियो 45 मिनट या आधे घंटे का हो सकता है। ठीक है, दो संस्थाएं और अभी हमारी बची है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात किया जाए दोस्तों, कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो वर्ल्ड वार 2 के बाद हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, जो ब्रिटेन वुड्स, इसको दोस्तों ब्रिटेन वुड्स भी कहा जाता है, जो कि यूएसए के अंदर ब्रिटेन वुड्स में हुआ। इसके अंदर कुछ हमें क्या है रेगुलेट करने के लिए एक इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर। तो दोस्तों क्या करने के लिए विश्व अर्थव्यवस्था में क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर को रेगुलेट करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको IBRD बोल रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ दोस्तों, इन सभी से मिलकर एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना। क्या दोस्तों, एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना। ठीक है, तो अब हमें दोस्तों सिर्फ इतना याद रखना है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में दोस्तों क्या है जो वित्त को संभालती है, उसके अंदर एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप होगा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कितने दोस्तों हमारे 89 सदस्य हमें देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों ये जो इतना ऊपर अभी पड़ा इसको कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की, अब बस याद रखना है वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसके अंदर कितने हमें 5 सदस्य देखने को मिलेंगे, इसके अंदर 5 संस्थाएं देखने को मिलेगी। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदस्यों की यदि बात करें तो इसमें हमें 189 सदस्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला दोस्तों यदि बात करेंगे हम बात करेंगे IBRD की। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये जो बैंक क्या है लोन प्रदान करती है, क्रेडिट प्रदान करती है और ग्रांट प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, IDA जिसको बोला जा रहा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी दोस्तों क्या है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या दोस्तों लो एंड नो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करती है लो इनकम कंट्री को। तो दोस्तों ऐसे देश जिनकी इनकम बहुत कम है उनको क्या है कम ब्याज दर पर और लगभग बिना ब्याज दर पर क्या है लोन प्रदान करती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो दोस्तों ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या है दोस्तों, इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस एसेट मैनेजमेंट एंड टू कंपनी। सो दोस्तों ये क्या करती है, ये एडवाइस भी प्रदान करती है, निवेश भी प्रदान करती है और एसेट मैनेजमेंट को भी प्रदान करती है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ये एक प्रकार के एक बॉडी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बस ये याद रखना दोस्तों इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या है दोस्तों वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो दोस्तों भारत इसका हिस्सा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत क्या दोस्तों इस संस्था का हिस्सा हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो दोस्तों क्या है इसका हमें सदस्य भारत नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी ऊपर की जो 4 संस्थाएं दोस्तों उसका सदस्य देखने को मिलेगा, इसका भी सदस्य देखने को मिलेगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। सो दोस्तों इसका सदस्य नहीं है। हाँ ठीक है, तो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है, इसका क्या काम करता है, इट इंश्योर द लेंडर एंड इन्वेस्टर अगेंस्ट पॉलिसी रिस्क सच एज वॉर। उसको दोस्तों ये क्या है, मीगा क्या है दोस्तों, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी जिसको हम मीगा कह रहे हैं, इसका काम क्या है, जैसे कि कोई दोस्तों पॉलिटिकल क्राइसिस है तो जो निवेशक हैं और जो लेंडर है उनके हितों की रक्षा करना, जैसे कि एग्जाम्पल बीमा करने का काम। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक की यदि बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक है इसका मुख्यालय हमें वाशिंगटन DC में देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड बैंक की अब बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक के अंदर IBRD और IDA, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, दोनों से मिलकर बनता है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल कितने हैं, 5 संस्थाएं हमें देखने को मिलेगी। और जब से केवल वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक के अंदर दोस्तों हमें केवल 2 संस्थाएं देखने को मिलेगी, एक IBRD और एक IDA। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए IMF की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। दोस्तों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यदि आप वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना चाहते हो तो उससे पहले आपको IMF का सदस्य बनना होगा और IMF की शर्तें भी माननी होगी। तो ये दोस्तों हमारा प्रीलिम्स फैक्ट हमें देखने को मिलेगा।
वर्ल्ड बैंक निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को धन उपलब्ध कराता है। तो वर्ल्ड बैंक क्या है दोस्तों, जो लो और मध्यम आय वाले, लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्री है, उनको क्या दोस्तों धन मुहैया कराता है, ठीक है, ऋण ऋण के माध्यम में, ठीक है, लोन के माध्यम में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य की यदि बात करें तो इसका उद्देश्य सस्टेनेबल ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन बाय इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों क्या है, हमने देखा कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ भी लाना चाहते हैं और पॉवर्टी मतलब गरीबी को कम करना चाहते हैं। कैसे, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, मतलब निवेश करके क्या है दोस्तों हम सस्टेनेबल ग्रोथ को लेके आएंगे और पॉवर्टी को रिडक्शन करेंगे, ठीक है। इसकी प्रमुख रिपोर्ट दोस्तों ये हमें याद रखना कि जो वर्ल्ड बैंक है कौन कौन सी प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है। तो वर्ल्ड बैंक की यदि बात करें दोस्तों, तो जो वर्ल्ड बैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, सॉरी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इसके द्वारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि अब रद्द कर दिया गया है, ये पहले क्या है इसके द्वारा निकाली जाती थी, तो अब ये क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं निकाली जाती, ठीक है। फिर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी क्या है दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक ये इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है दोस्तों कि जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है। और उसके बाद यदि पूछ लिया जाए कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है। इसके कुछ अन्य प्रकाशन है दोस्तों, जैसे कि ग्राउंड्स वेल रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक पेपर ऑन इंडियाज पॉवर्टी, ठीक है, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस, ये हर 2 साल पे निकाली जाती है, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस, ठीक है। भारत किस किस का हस्ताक्षर करता है, तो दोस्तों भारत क्या है, भारत आईबीआरडी का है, आईएमएफ का है, आईडीए का है और मेगा का है, ठीक है। हमने पीछे सही बोला था कि भारत क्या है जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उसका हिस्सा नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या भारत क्या है इसका ये जो ICSID इसका हिस्सा नहीं देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये क्या है विकसित हित, जो विकसित राष्ट्र हैं उनके हितों को अधिक पुष्टि करता है और ये विकसित देशों के पक्ष में अधिक झुकी हुई नीतियां एवं नियम हमें देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल, ये जो हमारा क्या है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ठीक है। वर्ल्ड बैंक अदर देन फ्यूचर। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारी संस्था है, लास्ट संस्था दोस्तों हम पढ़ेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो दोस्तों 5-10 मिनट इसमें और लगेंगे, फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों क्या है 1971 में इसको सृजित किया गया। इसका हेडक्वार्टर हमें कहाँ जिनेवा स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलेगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट बॉडी। सो दोस्तों क्या ये एक इंटरनेशनल है लेकिन नॉन गवर्नमेंटल है। तो दोस्तों ये क्या है, ये एक एनजीओ है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमें एक एनजीओ देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हमें याद रखना है। इसको किसने सृजित किया है, क्लास शॉब। तो दोस्तों इसको याद रखना है, जो क्लास शॉब है इसने क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को सृजित किया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, बेस्ट इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को प्रोत्साहित करना। जो जितनी भी बेस्ट इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस है दोस्तों, जो बेहतर आर्थिक प्रथाएं हैं उनको प्रोत्साहित करना, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट याद रखनी है दोस्तों कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी करती है। तो दोस्तों रिपोर्ट हमें क्या है विशेष रूप से याद होनी चाहिए या इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। जैसे एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, तो ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट क्या दोस्तों ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती है। ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दोस्तों उसके ऊपर भी क्या दोस्तों ग्लोबल आईटी रिपोर्ट निकाली जाती है। एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट, तो दोस्तों ये दोस्तों हमारे हमसे पूछा था कि जो एजुकेशन इंडिया भारत के अंदर जो एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट ये भी किसने निकाली थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने निकाली थी। अब दोस्तों एक रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस इंसीड प्लस कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी ये तीनों मिलकर निकालते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कौन कौन सी रिपोर्ट निकालते हैं इसके बारे में देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंसीड प्लस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी किसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, दोस्तों जो हमारी जो ट्रेवलिंग एक्टिविटी है और टूरिज्म एक्टिविटी है इसके लिए भी कौन सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट निकालती है। तो ग्लोबल
ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट क्या है दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि वीडियो एक ही वीडियो के अंदर हमारा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, अब दोस्तों यदि बात करें कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके कौन कौन से फीचर टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम करती है, तो दोस्तों इसको बस सरसरी निगाह से देखेंगे कि कौन कौन से एरिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काम करती है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेगी, साइबर सिक्योरिटी पे काम करेगी, एजुकेशन स्किल एंड लर्निंग के ऊपर काम करेगी, मेटावर्स के ऊपर काम करेगी। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार के हमारा आभासी दुनिया है मेटावर्स। ठीक है, ये वर्क फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे और किस पे काम करती है, तो ये हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अन्य टॉपिक जैसे एग्रीकल्चर है, फूड बेवरेजेस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सर्कुलर इकोनॉमी, सिटीज़ एंड शहरीकरण पे काम करेगी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पे काम करेगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर काम करेगी, और जितनी भी हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल 4.0 है, 5G टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, वेब 5.0, प्रिसीजन मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इनके ऊपर काम करती है। एनर्जी ट्रांजिशन पर भी दोस्तों ये अपनी रिसर्च पब्लिश करती है। फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिस्टम, इसके ऊपर भी निगरानी रखती है, इसके ऊपर भी अपनी सलाहें देती है। ठीक है, हेल्थ एंड हेल्थ केयर पर, मैन्युफैक्चरिंग, मोबिलिटी, ओशियन के ऊपर भी दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ध्यान देती है। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी, ये दोस्तों याद रखना है, डिजिटल इकोनॉमी एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इस पर भी दोस्तों क्या है, IMF क्या है, अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करती है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। आज के वीडियो में दोस्तों हमने क्या है देखा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा, IMF के बारे में हमने पढ़ा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सारी इम्पोर्टेंट जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं जो वित्त से संबंधित है और WTO पढ़ा। ठीक है, WTO को भी हमने पढ़ा। तो ये सारी संस्थाओं को दोस्तों हमने क्या है थोड़ा सा डीप में भी पढ़ा, और जो प्रीलिम्स में जहाँ से हमारा क्वेश्चन फंस सकता है वे सारी की सारी चीज़ों को हमने कवर करने का प्रयास किया। सो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए।